हेलो। गुड इवनिंग। उसका सर्जरी करनी है। नहीं तो उसका तो सर्जरी हो गया, पोस्टमार्टम हो गया। इतना रस में हुआ है ना। हाँ बेटा, बनाए थे बेटा आप लोग। दिक्कत हो रहा है ना? बन जा रहा। एक काम करे बेटा, जो हमको अच्छा अच्छा सवाल लग रहा है पहले हम बता दें, फिर उसके बाद डाउट पूछ लीजिएगा। डेली तो आपका डाउट ही बताते हैं, तो हमको थोड़ा ठीक लग रहा है उसको पहले बता देते हैं। थोड़ा सा उधर चल जाओ ना, तुम लोग बढ़ जाओ, थोड़ा आकर चल जाओ उधर, तो इधर आगे आ जाओ, थोड़ा सा दूर उधर चल जाओ। पहले हमको अच्छा जो लगता है वो बता देते हैं, ठीक है? थोड़ा क्लास भी और रेगुलर करेंगे बेटा। बहुत अभी कॉन्टेंट बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत खास पार्ट है। हम चाह रहे हैं कॉन्टेंट आपको एकदम थॉरोली पढ़ा दें, पूरा एकदम डीप पढ़ा दें, डिटेल से, बेसिक से। ठीक है, तो रेगुलर करेंगे। थोड़ा सा टाइमिंग देखिएगा कि कहीं क्लैश नहीं करेगा, तो हम कोशिश करते हैं। रुकिए 2-4 दिन, स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, बाइनोमियल कर रहे थे ना? यस सर। चलिए ठीक है, आज हम अपने से बता देते हैं। क्वेश्चन डेली तो आपका ही बताते हैं, तो हमको थोड़ा ठीक लगता है। अच्छा सवाल हम पहले कर देते हैं, फिर उसके बाद डाउट पूछ लीजिएगा। एमसीक्यू भी बनाइएगा। एमसीक्यू बहुत दिन से नहीं बना रहे, ना पूछ रहे हैं। चलिए पहला सवाल लिखिए। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स are free from radical signs? How many terms are free from radical signs in the expansion of x पे पावर 1/5? ये मेंस लेवल का सवाल है बेटा। इस तरह का सवाल मेंस लेवल में पूछा जाता है। ये तो जेई में भी पहले पूछा हुआ है। आप एक चीज जान लो, जो जेई में पहले 10 साल पहले 15 साल पहले क्वेश्चन जो पूछा है, वो आज मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और फिर आज जो आईआईटी में बता रहे हैं, देखिए, हाउ मेनी टर्म्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस इन द एक्सपेंशन ऑफ x पे पावर 1/5 प्लस y पे पावर 1/10 पे पावर 55। हाउ मेनी टर्म्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस इन द एक्सपेंशन ऑफ x पे पावर 1/5 प्लस y पे पावर 1/10 पे पावर 55। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है? सारा जनरल टर्म से कनेक्टेड सवाल है। रेडिकल साइन का मतलब समझते हो? जब तुम इसमें देखो, बेसिक वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x और y है क्या? अच्छा, इसको तुम एक्सपेंड करोगे तो कितने टर्म्स आएंगे? 56, क्योंकि इंडेक्स 55 है तो एक नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होता है। समझ में आ रहा? तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो 56 टर्म आएगा। तो सवाल बोला है कि इसमें कितना ऐसा टर्म है जिसपे x और y पे जो पावर आ रहा है वो निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन का मतलब x और y पे जो पावर आ रहा है वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल शकल का होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर शकल का होना चाहिए। मतलब x पे 0 पावर हो सकता है, x पे 2 पावर हो सकता है, y पे 3 पावर हो सकता है, लेकिन x पे हाफ पावर नहीं हो सकता, y पे 3/2 पावर इस तरह का नहीं हो सकता। मतलब आपको कह रहा है सवाल में, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो टोटल 56 टर्म आएगा। उसमें कितने ऐसे टर्म हैं, क्योंकि हर एक टर्म में x और y का टर्म आएगा। जब एक्सपेंड करोगे तो लग रहा है आपको कि एक्सपेंड करने के बाद हर एक टर्म में x और y का टर्म आएगा। तो कहता है कि x और y का जो भी टर्म आएगा तो उसमें कितने ऐसे टर्म होंगे जहां पे x और y पे पावर जो होगा वो निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह का सवाल में पता नहीं कितना ऐसा टर्म होगा, ये तो मालूम नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिखिए। और इस केस में, बाइनोमियल के केस में जनरल टर्म कौन सा होता है बताओ? r+1। तो पहले हम r+1 टर्म लिखते हैं। तो r+1 टर्म इसका लिखा। ये तो सबको पता है r+1 टर्म कैसे लिखते हैं। हेलो,
हेलो, हाँ हाँ रवि सर बोल रहे हैं। वही तो लिंक वही है ना जो पहले वाला है। तो राकेश सर से पूछ लो, राकेश सर का नंबर है। अच्छा ए राकेश, राकेश अच्छा नीचे गया है, रुके बता देते हैं। ये पासवर्ड आपको पता नहीं है बच्चा का? लिखिए r+1x टर्म, r+1x टर्म कितना हो जाएगा देखिए इसका कितना हो जाएगा 55 C R होगा, बताइए r+1x टर्म लिखते हैं तो यहाँ नीचे r लिखेंगे। फिर तरीका क्या होता है, फिर तरीका क्या होता है बताओ आकर्ष, क्या होता है तरीका तुम बताओ हमको। पहला टर्म लिखेंगे, ठीक है, तो पहला टर्म लिखा है x पे पावर 1/5 और इस पे पावर क्या आता है, ये इंडेक्स और बेस का डिफरेंस, तो 55 माइनस r मैंने लिख लिया इनटू फिर क्या करेंगे इसका सेकंड टर्म लिखेंगे। सेकंड टर्म क्या होता है बताओ, y पे पावर 1/2 और इस पे पावर कितना होता है r होता है ना। तो अब देखो समझना है, लिख लेना बाद में 55 CR x पे ये क्या रहा 55 माइनस r बाई 5 आएगा क्या, और y पे पावर r बाई 10 आएगा क्या, बस खत्म हो गया। यहां तक समझ में आ रहा सबको? अच्छा 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 55 CR x पे पावर 11 माइनस r बाई 5 आएगा क्या बेटा, और y पे पावर r बाई 10 होगा, ठीक है। अच्छा ये तो आप जानते हैं, जब मैं एनसीआर लिखता हूं तो ये तो पक्का पता है कि r का वैल्यू क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, जाता है मैक्सिमम कहां तक, n तक। तो r का जो औकात है, r का जो रेंज है वो 0 से कहां तक है, n तक। इसका मतलब है कि r का जो वैल्यू होगा वो 55 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब r का वैल्यू 55 से ज्यादा नहीं होगा तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 11 से ज्यादा नहीं होगा। तो जब ये वैल्यू 11 से ज्यादा नहीं होगा तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू, पावर वाली वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आएगा, गारंटेड है। फ्रैक्शन आ सकता है लेकिन नेगेटिव तो नहीं आएगा, क्योंकि r का वैल्यू मैक्सिमम 55 होगा, 55 बाई 5 क्या होगा 11। तो ये जो पावर है वो क्या हो सकता है, उस केस में 0 होगा। लेकिन r का वैल्यू 11 से, ये वाली वैल्यू 11 से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होगा। और साथ साथ ये r बाई 10, r का वैल्यू 0 से n के बीच है, दैट मींस 0 से 55 के बीच है, तो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होगा, ये तो पक्का है। तो ये पावर भी नेगेटिव नहीं होगा, ये पावर भी नेगेटिव नहीं होगा, ये तो गारंटेड है। लेकिन हाँ, क्या ये पावर लग रहा है फ्रैक्शन हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये पावर हो सकता है फ्रैक्शन, क्या हाँ हो सकता है। तो इसमें यही पूछा है कि कितने ऐसे r के वैल्यू ले सकते हैं जिसके चलते ये पावर फ्रैक्शन ना हो और ये पावर भी क्या हो, फ्रैक्शन ना हो। तो पावर फ्रैक्शन नहीं होने का मतलब ये तो समझ में आ रहा है 11 इंटीजर है। अगर r बाई 5 को भी मैं इंटीजर बना दूं तो इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर आ जाएगा। तो ये तो समझ में आया कि r मल्टीपल किसका होना चाहिए, 5 का, क्योंकि r बाई 5 इंटीजर तभी होगा जब r मल्टीपल होगा किसका, 5। यहां से r बाई 10 भी इंटीजर तभी होगा जब r मल्टीपल किसका होगा, 10 का। बेसिकली इंटीजर नहीं बोल सकते, यहाँ पे नेचुरल बोल सकते हैं, क्योंकि r का वैल्यू जो है 0 से 55 है। तो r बाई 5 को नेचुरल बनने के लिए r को 5 का मल्टीपल होना होगा, r बाई 10 को नेचुरल बनने के लिए r किसका मल्टीपल होगा, 10। तो r 5 का भी मल्टीपल एंड 10 का भी मल्टीपल, इसका मतलब क्या है, दोनों का एलसीएम का मल्टीपल। मतलब r 5 से भी डिविजिबल हो, साथ साथ 10 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा जब r डिविजिबल होगा 5 एंड 10 का एलसीएम। यानी कि 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10। यानी कि अगर r 10 का मल्टीपल है तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगा, नेचुरल सर्कल का, ये वैल्यू भी क्या आ जाएगा, नेचुरल सर्कल का। अगर 0 मैं छोड़ देता हूं तो 0 लूंगा तो 0 आ जाएगा। तो अभी हम 0 की बात नहीं कर रहे, 1 से 55 तक की बात कर रहे हैं। तो अगर r 1 से 55 तक लेंगे तो यहाँ पे r 10 का मल्टीपल होगा, यहाँ भी r 10 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब r मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। तो r मल्टीपल ऑफ 10 पे पहला वैल्यू क्या होगा, 10 होगा क्या, यस सर, बताओ। यस सर, r बराबर ही लिखते हैं
दूसरा वैल्यू क्या होगा 20, तीसरा वैल्यू क्या होगा 30, 40, 50, क्योंकि 55 से तो ज्यादा जाना नहीं है, क्योंकि इंडेक्स आपका क्या है 55। तो आर का ये 5 वैल्यू तो आ गया, लेकिन अब एक आर जीरो भी तो पॉसिबल है ना। तो आप ये भी चेक कर लो, क्या जीरो डालने से ये वाली वैल्यू निगेटिव और फ्रैक्शन तो नहीं आ रहा। हमको निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, पावर जीरो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आर जीरो डाला, 0/10 बाई पे 0 पावर, ये काउंट कर सकते हैं। 0/5 x पे 11 पावर काउंट कर सकते हैं। यानी कि आर का एक और वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ 0। तो बताओ कितने आर के वैल्यू हुए 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 6 ऐसा टर्म है जो फ्री फ्रॉम क्या है रेडिकल्स है। वो टर्म्स कौन कौन है बताओ। 0 डालेंगे तो पहला टर्म, 10 डालेंगे तो 11वां टर्म, 20 डालेंगे तो 21वां टर्म, 30 डालेंगे तो 31वां टर्म, 40 डालेंगे तो 41वां टर्म और 50 डालेंगे तो 51वां। कहने का मतलब जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो टोटल 56 टर्म होगा, जिसमें 6 ऐसा टर्म होगा जिसमें x और y के जो पावर आएगा वो नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं है। समझ में आ रहा बात? कर लोगे? तो इस तरह का एक बना लोगे, जल्दी से बताओ। लिखो तो। ये समझ में आया ना, r मल्टीपल ऑफ 10 क्यों होना चाहिए। अगर r 10 का मल्टीपल क्यों होना चाहिए, क्योंकि r 10 का मल्टीपल होगा तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा। समझ लो, जल्दी करो। यहाँ पे आप लिख सकते हो here r is the multiple of 5 and multiple of 10, so r is the multiple of 10। चलो एक बना लो इसी तरह का, बन जाएगा क्या बताओ। एकदम डिटो ही है। देखो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, इंटीग्रल टर्म्स भी वही, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स 5 पे पावर 1/2 प्लस 7 पे पावर 1/8 पे पावर 1024। बताओ इसको जब एक्सपेंड करोगे तो टोटल कितना टर्म्स होगा 1025। तो जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो हर एक में बाई 5 का कुछ पावर आएगा, 7 का कुछ पावर आएगा। अगर 5 का कुछ पावर फ्रैक्शन आता है, 7 का कुछ पावर फ्रैक्शन आता है, तो क्या वो इंटीजर काउंट होगा क्या। इंटीजर काउंट होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 पे जो पावर आएगा वो भी इंटीजर आना चाहिए और 7 पे भी पावर क्या आना चाहिए इंटीजर आना चाहिए। तो सेम सवाल है ना, यानी कि यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि एनसीआर का वैल्यू तो ये इंटीजर होगा, ये तो गारंटेड है, ये सिलेक्शन है, इसमें तो लफड़ा ही नहीं है, ये तो आपका नेचुरल शक्ल में ही आएगा। तो x और y पे जो पावर आया है वो क्या होना चाहिए इंटीजर शक्ल का होना चाहिए, और इंटीजर भी क्या यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो बना लो जल्दी से, एकदम सेम सवाल है, बताओ हो जाएगा आंसर आ जाएगा क्या बताओ जल्दी बताओ। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हो गया क्या 128 128 वेरी गुड। 128 की 129 जीरो भी तो काउंट करना होगा, जीरो को काउंट नहीं किया आपने। दवा बनाओ बेटा, r+1 इसमें लिखो क्या आएगा बताओ 1024 CR आएगा क्या बोलो। 5 पे 1/2 पे पावर 1024 माइनस r आएगा क्या बताओ बोलो। और इनटू सेकेंड टर्म क्या है बताओ 7 पे पावर 1/8 पे पावर क्या होगा बताओ r। ये तो एकदम सिंपल है, उसी तरह का सवाल है। 1024 CR 5 पे पावर ये 512 माइनस r/2 होगा क्या बताओ और इनटू 7 पे पावर r/r। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। तुम सोचो
क्या ये वैल्यू कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि r का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1024। 1024 में 2 घटाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 512, यानी कि ये मैक्सिमम 512 बनेगा। तो 512 में मैक्सिमम 512 ही घट सकता है, 512 से ज्यादा नहीं घट सकता, इसलिए ये वैल्यू तो निगेटिव कभी नहीं आएगा। और ये वैल्यू तो निगेटिव आना ही नहीं है, क्योंकि r का वैल्यू 0 से 1024 है, तो r पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव, तो निगेटिव लफड़ा तो है ही नहीं। अब बात करना है, इसको फ्रैक्शन नहीं रखना, अब इसको क्या बनाना है? इंटीजर बनाना। तो 512 इंटीजर है, अगर r/2 इंटीजर हो जाए तो काम बन जाए, r/8 इंटीजर हो जाए तो काम बन जाए। तो r/2 को इंटीजर होने के लिए r2 का मल्टीपल होना चाहिए, r/8 को इंटीजर होने के लिए r8 का मल्टीपल होना चाहिए। आपको लगता है नहीं कि 8 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल भी बन जाएगा? लेकिन 2 का हर एक मल्टीपल 8 का मल्टीपल नहीं। इसका मतलब 2 और 8 का एलसीएम आ जाएगा फाइनली, तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे r शुड बी मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए? शुड बी मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, क्या बताओ? तो अब 8 का मल्टीपल में कितना वैल्यू आएगा बताओ? 1024 को 8 से डिवाइड कर दो, 128 बार में कट जाएगा, है ना? तो r का टोटल कितना वैल्यू होगा? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ r कितना आ जाएगा बताओ? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ r कितना हो जाएगा बताओ? 128 तो कहां से? 1 से काउंट करोगे तब, है ना? लेकिन 0 भी तो r का वैल्यू पॉसिबल हो सकता है ना? आप चेक कर लो, 0/8 ये 7 पे पावर 0 ये बन गया 1, 0/2 5 पे 512, 5 पे 512 क्या आ गया? नेचुरल आएगा, ये 1 आ गया, नेचुरल इंटू 1 क्या आ गया? नेचुरल, और ये तो नेचुरल शकल का आएगा ही, तो कोई भी नेचुरल इंटीजर तो बनता ही। समझ रहे हो बात? यानी कि टोटल कितना हो गया? 128 को 1 से काउंट किया तो एक 0 वाला भी काउंट होगा, तो टोटल 129 हो गया क्या? बोलो। चलो अगला सवाल लिखो। इस तरह का सवाल इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। देखो एक बता रहे हैं इस तरह का सवाल, तो फिर अगला बनना चाहिए इस तरह का, ठीक है? इस तरह का सारा सवाल आपसे बनना चाहिए। देखो, द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस अल्फा पे पावर n, तीसरा, चौथा और पांचवा टर्म किसके एक्सपेंशन में? x प्लस अल्फा पे पावर n में, आर रिस्पेक्टिवली 80, 280, 560, 80, 280 एंड 560 लिखा क्या? यस सर। इसके एक्सपेंशन का दूसरा टर्म 80 है और तीसरा टर्म 280 और चौथा टर्म 560। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ही बोल रहे हैं, सॉरी थर्ड, फोर्थ ही। तो तीसरा 80 है, चौथा 280 और पांचवा 560। इस तरह का सवाल इंपॉर्टेंट होता है, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, आता है एग्जाम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, a एंड n। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, a कहां से होगा? यहाँ पे अल्फा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अल्फा एंड n। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अल्फा एंड n। अब सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनना, हमने ये बहुत पहले भी बताया। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, बाइनोमियल में बहुत इस तरह का सवाल आता है, कंजुगेटिव टर्म वाले सवाल। जब भी बाइनोमियल में कंजुगेटिव टर्म्स वाले सवाल आ जाए ना, तो आपको एक ही फार्मूला पे काम करना, वी ऑलवेज यूज एनसीआर डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस 1। बताओ इसका फार्मूला क्या बताया था? एनसीआर बटा एनसीआर माइनस 1 का फार्मूला क्या बताया था? n माइनस आर प्लस 1 बटा r। ठीक है ना? ये वाली फार्मूला लगाओगे, कैलकुलेशन पार्ट एकदम जीरो हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी बन जाएगा। समझ रहे हो? आप एकदम दिमाग में सेट कर लो। अगर प्रॉब्लम में कंजुगेटिव टर्म से कनेक्टेड सवाल है, बाइनोमियल थ्योरम का कोई भी सम्स कर रहे हो, कंजुगेटिव टर्म से कनेक्टेड सवाल है, वी ऑलवेज यूज द रिजल्ट एनसीआर बटा एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई r। ये अगर तुम ध्यान रखते हो तो सारा सवाल बनेगा, फंसेगा नहीं। लिख लो, नोट्स में कहीं भी लिख सकते हो, ये पहले भी हम बताएं तुमको, नोट में लिख लो। इन बाइनोमियल थ्योरम
द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंजुगेटिव टर्म्स इन बाइनोमियल थ्योरम, नोट लिखो तभी नोट छापोगे, नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन बाइनोमियल थ्योरम द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंजुगेटिव टर्म, we always use the result NCR upon NCR minus 1, we always use the result NCR upon NCR minus 1 is equal to n minus r plus 1 by r। बस यही कीप करना है माइंड में, आपका कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा नहीं होगा। अब जो है सवाल में जैसे जैसे बोलता है लिखते जाते हैं। कौन कौन टर्म बोलता है बताओ? तीसरा टर्म सुनना, तीसरा टर्म हम लिखते हैं। तीसरा टर्म क्या आएगा? NC2 आएगा क्या? समझ में आ रहा है? x पे पावर n माइनस 2 आएगा क्या? और अल्फा पे पावर 2 आएगा क्या? और ये सवाल में 80 दिया हुआ, दिया हुआ बताओ। अच्छा, चौथा टर्म T4 क्या आएगा? NC3 आएगा क्या? सोचो, x पे पावर n माइनस 3 अल्फा क्यूब आएगा क्या? ये 280 दिया हुआ बेटा, है ना। पांचवा टर्म NC4 होगा, x पे पावर n माइनस 4 अल्फा पे पावर 4 होगा क्या बेटा बताओ? ये 560 आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या? आप लोग भी बोलो बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक? बोलो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अच्छा अब देखो, 84 कहाँ? अच्छा 84 है, सुधार लो भाई। तीसरा टर्म का वैल्यू 84 है, नहीं तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा, आएगा नहीं आंसर, दिखता नहीं आजकल हमको। 84 है बेटा, और बाकी सही है ना? साइन टू बताने के लिए कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता। ये इक्वेशन 1 मान लो बेटा, ये इक्वेशन 2 मान लो बेटा, ये इक्वेशन 3 मान लो। सुनो, हमें बोला तुमको ये वाली फार्मूला लगाना है। तुम सोचो, ये वाली फार्मूला लगाने के लिए मेरे पास 3 इक्वेशन है, क्या ऑपरेशन लगाना होगा? NCR बटा NCR माइनस 1। देखो क्या हो रहा है, बेस में 1 का डिफरेंस है, बेस में 1 का डिफरेंस है। हाँ, C3 बाई C2 लगाएंगे तो काम हो जाएगा, C4 बाई C3 लगाएंगे तो काम हो जाएगा क्या? बस वही लो, C3 बाई C2 लगाएंगे तो काम हो जाएगा, C4 बाई C3 लगाएंगे तो काम हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे को दूसरा को पहले से डिवाइड करना है और तीसरे को दूसरे से डिवाइड। समझ में आ रहा बात? अब तुम जो है दूसरा को पहले से डिवाइड करो बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, क्या हो जाएगा? NC3 बाई NC2 आ जाएगा बेटा, देखना। अच्छा, अल्फा क्यू बाई अल्फा स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बेटा, x पे n माइनस 3 या बटा x पे n माइनस 2, नीचे x आ जाएगा क्या? क्योंकि n माइनस 3 एक पावर कम है, n माइनस 2 ज्यादा एक पावर, ये भागा ये में नीचे x बच जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा? अल्फा बच जाएगा। सही है क्या बोलो? अच्छा, इज इक्वल टू 280 बाई 84 बता दो कितना आएगा? 280 बाई 84 10 बाई 3। वेरी गुड। अच्छा, ये सब बता रहा है हमको बस। अब तुम देखो यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला में क्या होता है, इंडेक्स सेम होना चाहिए, r और r माइनस 1 में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो बड़ा जो बेस होता है वो r होता है। तो बताओ यहाँ पे r का काम कौन कर रहा है? 3। तो लगाओ फार्मूला, n माइनस 3 प्लस 1 बटा 3 हो जाएगा क्या? अल्फा बाई एक्स। अरे होगा क्या? और इज इक्वल टू 10 बाई कितना बताया तुम? ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करके n माइनस 2 बाई 3 आ सकता है क्या? बोलो, 10 बाई 3। ये इक्वेशन नंबर 4 मान लो। एक और इक्वेशन क्रिएट कर लो, यहां से देखो एक और इक्वेशन क्रिएट कर लो 3 बाई 2 करके, 3 बाई 2 कर लो बेटा, NC4 बाई NC3 आएगा और अल्फा बाई एक्स आएगा क्या? बोलो, आएगा ना? अच्छा, 560 बाई 280 क्या आ जाएगा बताओ? 2 आ जाएगा क्या? कुछ गड़बड़ है क्या?
NC4 by NC3 NC4 by NC3 है सर ना, NC2 नहीं है ना मेरे बेटे दूसरा भाई पहला क्या यार सर NC3 लिखे ना सर, NC3 by NC2 लिखे हुए हैं ना। हाँ NC4 by अरे भैया दूसरा भाई पहला क्या अब तीसरा भाई चौथा कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है बताओ, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है बताओ, आकाश बताओ। अरे मास्क लगा देता बोलो ना, आर का वैल्यू कितना है नहीं पता। अरे एनसीआर बटा एनसीआर माइनस 1, एनसीआर बटा एनसीआर माइनस 1। अरे आर 4 होगा तभी तो आर माइनस 1 3 होगा। तब कहता नहीं पता, ऐसे जुल्म करोगे क्या आएगा बताओ। n माइनस 4 प्लस 1 बाई 4 कहीं खो जाता है लगता है, सवाल में खो कहीं दूसरी जगह नहीं खो जाओ। अल्फा बाई एक्स, ठीक है क्या? ये इक्वेशन नंबर 5। इतना तोड़ तोड़ के बताते उसमें भी कहोगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छा एक लाइन और लिख लेते हैं, ये n माइनस 3 बाई 4 होगा क्या बेटा? अभी तुमको क्या करना है, तुमको 3 इक्वेशन तीन अननोन है ना, अल्फा एक्स और एन है, तीनों निकालना। अभी तीनों दिख रहा है, आपको लगता है कि 2 एलिमिनेट हो जाएगा कुछ करने से? 4 और 5 को मन से देखो, क्या अल्फा और एक्स एक साथ एलिमिनेट हो सकता है क्या? अल्फा और एक्स एक साथ एलिमिनेट हो सकता है क्या? सोचो। 4 और 5 से सोचो कैसे? डिवाइड करने से। डिवाइड करेंगे तो अल्फा और एक्स गायब हो जाएगा, तो आपको n में एक इक्वेशन बन जाएगा, वहां से n दिखा जाएगा। और n जब आ जाएगा तो अल्फा और एक्स वाली रिलेशन में डालोगे तो अल्फा और एक्स में एक रिलेशन है ना, वहां से फिर मिल जाएगा। चलो अब तुमको लग रहा है बन जाएगा, बताओ। 4/3 कर लो ना, 4/3 करो, 4/3 कर लो बेटा, 4/3 4/3 कर लो, खाली भागा देना, भागा भागा खेलना। 4/3 कर लो बेटा, क्या हो जाएगा बताओ? n माइनस 2/3 अब बटा n माइनस 3/4, तो 4 इंटू n माइनस 2 हो जाएगा क्या? सोचो। डिवाइडेड बाई 3 इंटू n माइनस 3 होगा क्या? सोचो जोड़ा होगा बेटा ऐसा? बोलो होगा? मैंने भागा दिया बेटा, पहला बाई दूसरा, तीसरा बाई चौथा, पहला गुना चौथा, चौथा 4 गुना n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू n माइनस 3। सही है? अच्छा बताओ 10/3 में भागा दोगे कितना से? 2 से। 10/6 दिख रहा है क्या? मतलब 5/3 दिख रहा है क्या? है? सही है ना? यस सर। अब तुमको लगता है कि यहाँ से n आ जाएगा? यस सर। ये 12n माइनस कितना हो गया? 4 दूनी 8 के 24, 15n माइनस 45, ये 3n बराबर कितना हो जाएगा? 20 नहीं 45, कितना होगा? 21 हो जाएगा क्या? n का वैल्यू 7 दिख रहा है क्या तुमको? यस है? अच्छा n का वैल्यू 7 दिख रहा है, तो या तो चौथा में पटक दो n का वैल्यू, या पांचवा में पटक दो n का वैल्यू, तो अल्फा और x में एक और रिलेशन आ जाएगा क्या? यानी कि अल्फा और x में एक रिलेशन आएगा, तो आप वहां पे अल्फा इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, या x को इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। और वो वैल्यू को कहां पे लेके रख सकते हैं? या तो 1 में, या तो 2 में, या तो 3 में, तो वहां से वो वैल्यू आ जाएगा। चलो हम क्या कर रहे हैं? फ्रॉम 5 बात कर रहे हैं। फ्रॉम 5 लिख पाया है? फ्रॉम 5 समझ में आ रहा है ना? फ्रॉम 5 देखो, 5 में क्या है? n माइनस 3/4 है। ये लंबा सवाल होता है, एग्जाम में आता है। n का वैल्यू 7 डाला, 7 घटाओ 3/4 अल्फा बाई एक्स बराबर 2। ये अल्फा बराबर 2x आ रहा है क्या? बताओ, अल्फा बराबर 2x आ रहा है क्या? 4/4 कट जाएगा, अल्फा बाई एक्स बराबर 2, तो अल्फा बराबर 2x। अच्छा क्या ये अल्फा बराबर 2x 1 में चले आओ, तक तो फ्रॉम 1 आ जाओ, थोड़ा बड़ा होता है। फ्रॉम 1 क्या करोगे बताओ? nc2 और x पे पावर n माइनस 2
और अल्फा पे पावर 2 बराबर 84 है क्या बताओ? बोलो बोलो। 1 से n का वैल्यू कितना आया था? 7c2 और x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा का वैल्यू ये रहने देते हैं, x पे पावर 7 - 2 रहने देते हैं, अल्फा का वैल्यू 2x रख सकते हैं। बोलो, तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा बराबर 84। अच्छा 7c2 का वैल्यू कोई बताएगा क्या होगा? 7c2 का वैल्यू 7 गुना 6/2 होगा क्या? है? होगा ना? अच्छा x पे पावर 5 आ गया और 4 पे इंटू x पे 2 पावर आ गया 84। ये तुमको क्या लग रहा है? ये 3 से कट जाएगा और ये 21 और 7 या 21। x पे पावर 7 बराबर क्या दिख रहा है बताओ? 1 दिख रहा है क्या? x 1 हो जाएगा, देखो तो x 1 हो जाएगा क्या? अच्छा जब x 1 हो गया तो अल्फा कितना हो जाएगा? 2 × 1 2 हो जाएगा, अल्फा 2 हो गया, x 1 हो गया और n 7 हो गया। क्या इस तरह का कोई और सवाल बनेगा? नहीं बनेगा क्या? बोलो। बन जाएगा? चलो तो एक थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं। एग्जाम्पलर का सवाल है, अच्छा सवाल है। एग्जाम्पलर का सवाल थोड़ा अच्छा होता है। लिखा जल्दी साहब। पर ध्यान दो, है ना? लिखो। क्वेश्चन लिखेगा, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ a1 a2 a3 a4, आप थोड़ा कोशिश करना, a1 घर में नहीं पढ़ते उसका मतलब, a2 a3 a4 थोड़ा पढ़ाई करो। a1 a2 a3 a4 be the coefficient of 4 consecutive terms, be the coefficient of 4 consecutive terms, be the coefficient of 4 consecutive terms in the expansion of 1 plus x पे पावर n, in the expansion of 1 plus x पे पावर n, then prove that a1 divided by a1 plus a2 plus a1 divided by a1 plus a2 plus a3 divided by a3 plus a4 बराबर 2a2 divided by a2 plus a3, ऐसा। चार कंसेक्यूटिव टर्म्स लिखना है 1 plus 6 पे पावर n का।
भैया एकदम घर में नहीं पड़ता है, कैसे काम चलेगा भाई? घर में पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। टर्म्स नहीं लिख पा रहे हैं तो गलत बात है, वेरी बैड, बहुत बुरा हाल है आप लोग का। आपको एक्सपेंशन 4 बार लिखे होंगे 1 + x पे पारेंट का, वो तो लिखिए कम से कम। तुम RH टर्म नहीं लिख पा रहे हो तो कैसे होगा बेटा? कैसे काम चलेगा? ये तो गलत बात है, एकदम गलत बात है। इतना मेहनत से आदमी बताता है, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसे होगा बेटा बताओ? तुम नहीं पढ़ाई करते हो, बहुत गलत बात है। कहोगे सर समझ भी नहीं आएगा, ऐसे थोड़ी समझ में आता है। टीचर के साथ साथ बच्चे को भी मेहनत करना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा बेटा दलाली करने से। देखो इधर, आप टर्म्स नहीं लिख सकते हो, 4 दिन से पढ़ रहे हो बायोलॉजिकल। अगर कोई भी कभी कुछ भी नहीं पढ़ा आदमी और 4 दिन से एक चीज बना रहा है, अगर घर में 5वीं सवाल हम बनाएंगे तो टर्म्स तो लिखने हमको आएगा बेटा, कि टर्म्स भी लिखने नहीं आएगा हमको। सुनो सवाल क्या कहता है, सुनो सवाल बनना अलग चीज है। सवाल कह रहा है ये 4 लगातार टर्म्स के कोफिशिएंट है, किसके एक्सपेंशन में? 1 + x पे पावर। तो 4 लगातार टर्म्स के एक्सपेंस कोफिशिएंट है, तो क्या 4 लगातार टर्म दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। कैसे मान? 1 2 3 4 ही क्यों मानेंगे? 2 3 4 5 ही क्यों मानेंगे? 5 6 7 8 ही क्यों मानेंगे? कोई भी जनरलाइज फॉर्म में लेंगे ना, ये तो खास हो जाएगा ना। अब कोई मुंह फाड़ा के जो है A1 पहला टर्म का कोफिशिएंट ले लेगा, A2 दूसरा का, तो रिजल्ट आएगा क्या? रिजल्ट तो वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन वो सही तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो जनरलाइज है ना। कोई भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म, तो कोई भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म लेना, तो कोई भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म कौन ले सकते हो? जनरल टर्म से ले सकते हो, rth ले लो, r+1th ले लो, r+2th ले लो, r+3th ले लो। वो जनरलाइज करोगे तो r का वैल्यू डालने लोगे तो सब मिल जाएगा ना, समझ में आ? तो 4 कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म लेना है तो आप ले लो rth, r+1th, r+2th, r+3th। तो चलो हम सारे टर्म लिखते हैं, इतना लिखने का जरूरत भी नहीं था, मैं पूरा लिख रहा हूं। 1 + x पे पावर n का हम rth टर्म लिखते हैं। बताओ rth टर्म क्या होगा? इतना एक ही चीज को हम 10 बार लिख रहे हैं, ये तो आद हो जाएगा। यहाँ nc, यहाँ क्या rth टर्म लिख रहे हैं तो क्या लिखाएगा? r-1 लिखाएगा क्या? पहला टर्म क्या है? 1 पे पावर क्या आएगा? n - r+1 आएगा क्या? ये दोनों का डिफरेंस। दूसरा टर्म क्या है? x पे पावर क्या आ जाएगा बताओ? r-1। ऐसा आएगा क्या? ये तो कई बार लिखे, ये भी नहीं लिख पा रहे हो तो बहुत गलत बात है ना बेटा। सही बात है, बोलो। और कहोगे कि सर हमसे कैसे होगा? अरे मेहनत करना पड़ता है। r+1th टर्म 10th थोड़ी है, क्या होगा यहाँ पे? NCR आएगा क्या? 1 पे n - r आएगा क्या? समझ में आ रहा? और यहाँ x पे पावर क्या होगा? r होगा क्या? समझ में आ रहा? बोलो। देखो गाली दिया था तो कंसंट्रेशन आ गया होगा, देखो ना समझ में आ रहा? समझ रहा आकाश?
पक्का झूठ बोल रहा है? तुम हो क्या नाम? अभिषेक? नहीं उसका नाम क्या नाम? अभिषेक नाम है तुम्हारा? क्या नाम है किसके? हाँ अनिमेश। समझ रहा है? अभी हाँ खाली करता, बनाता नहीं। हाँ कर नहीं तो आगे चलो देखो बताओ R+2 एक टर्म क्या होगा? NCR plus 1 पूरा लिखना पड़ रहा है तुम्हारे लिए, इतना हमको लिखना पड़ रहा है, इतना लिखने का जरूरत नहीं था हमको। -1 x पे पावर r होगा क्या? yes sir अच्छा R+3h टर्म NCR+2 हो जाएगा क्या? n - r - 2 हो गया क्या? बोलो ये चारों टर्म लिख दिए। ये लिखने का जरूरत नहीं था बट हमने आपके लिए लिखा। माइनस कहाँ? तीसरा टर्म इसमें से मैंने घटाया इसको, तो n में r+1 घटाएंगे तो n - r - 1 नहीं लिखेगा। अच्छा ये 1 से लिखना है, गलती से लिखा जा रहा है ये माइनस। ठीक देखो अब क्या कर रहा है, तुमको कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है जानते हो ना? वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे कोफिशिएंट ये पूरी आइटम काम कर रहा है क्या? यहाँ पे कोफिशिएंट ये पूरी आइटम काम कर रहा है क्या? वेरिएबल वाली शकल छोड़ दो, बाकी आइटम तो कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे ये पूरी आइटम कोफिशिएंट बन रहा है क्या? यहाँ पे ये पूरी आइटम कोफिशिएंट बन रहा है क्या? अच्छा इसमें देखो 1 पे कुछ भी पावर आएगा तो 1 ही आएगा, तो बेसिकली ये पूरा वैल्यू क्या है? NCR-1। ये पूरा वैल्यू क्या है? NCR। ये पूरा वैल्यू क्या है? NCR+1। ये पूरा वैल्यू क्या है? NCR+2। तो सवाल के हिसाब से जो गिवन है हमारे पास, बताओ A1 क्या लिखा जाएगा? NCR लिखा जाएगा क्या? R-1। A2 क्या लिखा जाएगा? NCR लिखा जाएगा क्या? A3 NCR+1 लिखा जाएगा क्या? और A4 NCR+ क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। बोलो लिखा जाएगा, क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर तो 1 ही आएगा। इसका वैल्यू 1 हो गया, 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 तो बचा यहाँ NCR-1, यहाँ बचा NCR, यहाँ बचा NCR+1, यहाँ बचा NCR+2। समझ में आ रहा है क्या? बोलो समझ में आ रहा है अब तक? अब तुमको दिख रहा है ये कंजुगेटिव कोफिशिएंट है क्या? और जब भी सवाल में कंजुगेटिव कोफिशिएंट मतलब समझ तो ना, ये यहाँ देखो R-1, उसके बाद अगला R है, उसके बाद अगला R+1 है, उसके बाद अगला R+2। तो आप सोचो, हमने अभी बताया कि जब भी सवाल में कंजुगेटिव कोफिशिएंट रहता है, ठीक है, तो आपको कौन सी फार्मूला लगाना है? NCR/NCR-1। तो देखो NCR/NCR-1 लगने का मतलब है, NCR/NCR-1 लगने का मतलब A2/A1 आना चाहिए। NCR+1/NCR लगने का मतलब A3/A2 आना चाहिए, आना चाहिए ना? तो अब आप LHS का शकल देखो, इसको लिख लिया, मिटाऊंगा, देखो जल्दी से मिटाएंगे हम। कैसे करोगे? क्योंकि अब देखो बच्चा क्या करता है, ये वैल्यू यहाँ पटकता है, ये वैल्यू अगर इसमें डाल दोगे ना तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? अब तुम कहोगे सर आप A1, A2, A3 का वैल्यू डाल दीजिए तो बड़ा कैलकुलेशन पार्ट गंदा हो जाएगा। ठीक है, हमको शॉर्ट भी करना है सवाल, मिटा सकते हैं इसको। अब देखो LHS वाली पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो LHS वाली पार्ट में, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, बताइएगा हमको। A1 + A2 A3/A3 + A4, ऐसा है ना? ठीक है, ये एक ऐसा खास सवाल है कि आप LHS से RHS नहीं ला सकते। यहाँ पे क्या करना होगा? LHS को अलग सॉल्व करना होगा, RHS को अलग सॉल्व करना होगा, बीच में बराबर करना होगा दोनों का। ठीक है, आप चाहिएगा कि इससे ये ला दे तो बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। अच्छा अब सोचो हमारा बेसिक काम क्या है ना, हमारा इस तरह का सवाल जब रहता है ना, कंजुगेटिव कोफिशिएंट वाला सवाल रहता है, तो हमारा बेसिक फंडा ये होता है कि कॉम्बिनेशन में इंडेक्स जैसे 10C4 आ जाए और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाए 10C3 आ जाए, इस तरह का रिलेशन आ जाए। मतलब इंडेक्स तो सेम होना चाहिए और ऊपर नीचे में बेस का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऊपर का बेस 1 ज्यादा है या नीचे का बेस 1 कम आ जाए। इंडेक्स तो सब जगह सेम ही दिख रहा है,
तो तुम सोचो यहां पे हम चाहते हैं CR बाई CR माइनस 1। CR बाई CR माइनस 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, A2 बाई A1 कर सकते हैं क्या? तो A2 बाई A1 करने के लिए क्या मैं पूरी एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे अगर A1 से डिवाइड करूं तो क्या यहाँ पे NCR बटा NCR माइनस 1 लग जाएगा डायरेक्ट? अगर कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता है ये सारा तो कैलकुलेशन उसका ज्यादा होगा। देखो तुम यहाँ पे A1 से डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, A1 से डिवाइड करो तो A1 बाई A1 1 हो गया, A1 बाई A1 1 हो गया, अब प्लस A2 बाई A1 आ जाएगा क्या? यस सर। हमने क्या किया बोलो, A1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। उसी तरह से अगर तुम यहाँ A3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा A4 बाई आ जाएगा क्या? बोलो बोलो भाई, आप लोग समझ रहे हो? ठीक। अच्छा A2 बाई A1 का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो क्या? A2 बाई A1 का वैल्यू NCR बाई NCR माइनस 1 है, तो डायरेक्ट लग रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? n माइनस r प्लस 1 बाई r। अच्छा A4 बाई A3 कोई बता सकता है क्या? A4 बाई A3, A4 बाई A3 NCR प्लस 2 बाई NCR प्लस 1। अब यहाँ पे r का काम कौन करेगा, r प्लस 2 या r प्लस 1? r प्लस 2, जो बड़ा बेस होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, n माइनस r प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई r प्लस 2 आ जाएगा क्या? बताओ। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा n माइनस r माइनस 1 बाई r प्लस 2 आएगा क्या? बोलो वैल्यू डालो, ये 1 बाई 1 प्लस इसका वैल्यू कितना आ गया, n माइनस r प्लस 1 बाई r, और यहाँ पे आ गया 1 बाई 1 प्लस n माइनस r माइनस 1 बाई r प्लस 2। सही है क्या? बोलो बोलो सही है? ठीक है ना? अब खाली सॉल्व कर लो जरा, देखो कितना आता है। ये उचक के r ऊपर जाएगा क्या? तुमको लगता है ये एलसीएम लेने के बाद ऊपर जाएगा? सुनना, ऊपर जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा r, नीचे क्या हो जाएगा r प्लस n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा क्या? और यहाँ पे ऊपर उचक के जाएगा r प्लस 2, एलसीएम लेने के बाद नीचे रहेगा r प्लस 2 और प्लस n माइनस r माइनस 1 होगा क्या? बताओ बोलो बोलो। ये r शहीद हो जाएगा, यहाँ भी r और r शहीद हो गया, यहाँ बच गया r बाई n प्लस 1, यहाँ क्या बच गया r प्लस 2 बाई n प्लस 1 बचा क्या है? ये क्या बन गया 2 टाइम्स ऑफ r प्लस 1 बाई n प्लस 1 आ गया क्या? बोलो 2 टाइम्स ऑफ r प्लस 1 बाई n प्लस 1 आ गया। देखो रिजल्ट में राइट साइड क्या था, राइट साइड था 2 टाइम्स ऑफ A2, 2 टाइम्स ऑफ A2 और डिवाइडेड बाई क्या था बताओ? A2 प्लस A3, ये था क्या? अगर ये वैल्यू मैं प्रूफ कर दूं किसके बराबर, A2 डिवाइडेड बाई A2 प्लस A3, तो काम हो जाएगा क्या? बोलो। अगर इस वैल्यू को मैं क्या प्रूफ कर दूं, A2 डिवाइडेड बाई A2 प्लस A3, तो काम हो जाएगा क्या? अब तुम चेक कर लो, A2 डिवाइडेड बाई A2 प्लस A3, A2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, A2 से ऊपर नीचे क्या क्या डिवाइड, तो ये आ गया 1 प्लस 1 A3 बाई A2 आ जाएगा क्या? अच्छा A3 बाई A2 बता दो कितना हो जाएगा? 1 बाई 1 प्लस A3 बाई A2 बता दो, A3 बाई A2, R का काम कौन करेगा? R प्लस 1, तो क्या आ जाएगा n माइनस R प्लस 1 अब प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R प्लस 1। अच्छा ये R प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, बताओ यहाँ बच जाएगा R प्लस 1 प्लस n माइनस R माइनस 1 प्लस 1, देखो आ तो गया है, R और R कट गया क्या? एक 1 और 1 कट गया क्या? क्या बन रहा है R प्लस 1 बाई n प्लस 1 नहीं बन रहा है क्या? बोलो
तो r प्लस 1 बाई n प्लस 1 का वैल्यू मैंने क्या प्रूफ किया, a2 डिवाइडेड बाई a2 प्लस a3। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, हो तो गया प्रूफ, यस सर, हो गया ना प्रूफ। यस सर, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ a2 बाई a2 प्लस a3, समझ लो। और ये वैल्यू आ गया ना, ये नहीं हो गया प्रूफ। यही तो राइट साइड है, यही तो RHS है। तुम लोग ऐसे करोगे बेटा तो बहुत गलत बात है, तुम लोग एक टर्म नहीं लिख सकते हो तो कैसे सवाल बनेगा, और सब लेवल 2 का सवाल है और सब अच्छा सवाल है ये सब, और डाउट कुछ नहीं बोलते तो डाउट नहीं पूछता है, लगता है सारा बना लिया। आपको एक एक सम्स करना होगा, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपको एक एक सम्स करना होगा। तुम क्या गड़बड़ करते हो ना, तुम सोचते हो कि मेरा चैप्टर हो जाए और उसमें हम कुछ सीखे भी नहीं, तो वो फिर बेकार है, वो पढ़ने का क्या मतलब बनता है। आप जो भी चीज पढ़ते हो अभी बेसिक पे ही फोकस करना, तो बेसिक अच्छे से फोकस करो, बेसिक मतलब अच्छा होना चाहिए। दस बार बताए होंगे कि जब भी कंजुगेटिव टर्म्स का सवाल रहेगा तो आपको हमेशा फार्मूला लगाना है क्या, NCR बाई NCR माइनस 1। थोड़ा मेहनत करो, घर में 20 सवाल बनाना होगा, 25 सवाल, तब जाके सीखोगे। हलवा समझ रहा है तुमको, ऐसे नहीं होता है। चलो अगला सवाल लिखो। सब अभी जितना भी हम सवाल बता रहे हैं सब लेवल 2 का सवाल, और ये तुम देखना अच्छा अच्छा किताबें रहता है, रिहल में सब सवाल होगा इसका। लेवल 2 का सवाल ऐसे भी डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा करो, प्रैक्टिस करो। और एग्जाम्पल का सवाल अगर बढ़िया से कर लिया ना तो एक्सरसाइज ऐसी बन जाएगा। देखो इसमें भी तुमको दिक्कत होगा, कुछ याद ही नहीं रखेगा तो दिक्कत होवे करेगा। देखो इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ तो फिर एनसीईआरटी से बना लो 5 सवाल, बस खुश हो जाना कि पढ़ लिया, हमारा हो गया सब कुछ। देखो इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्सपी पावर 2n माइनस 1, एक्सपेंशन क्या है 1 माइनस एक्सपी पावर 2n माइनस 1, the coefficient of xp power r, the coefficient of xp power r is denoted by ar, coefficient of xp power r is denoted by ar, मतलब इसके एक्सपेंशन में xp पावर r का जो कोफिशिएंट है वो ar के बराबर, वो क्या है ar के। आगे सुनना, then prove that ar minus 1, पहले सवाल समझो, ar minus 1 प्लस a2n माइनस r, a2n माइनस r इज इक्वल टू 0। अच्छा बताओ, हमने क्वेश्चन लिख दिया है, बोल दिया, सुनो, अगर ए आर एक्स पे पावर आर का कोफिशिएंट है तो कोई बताएगा ए आर माइनस 1 क्या होगा। जब ए आर एक्स पे पावर आर का कोफिशिएंट है तो उसी तरीके से सोचो ए आर माइनस 1 क्या होगा, एक्स पे पावर आर माइनस 1 का होगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक्स पे पावर आर माइनस 1 का कोफिशिएंट है इसके एक्सपेंशन में, और ये चीज क्या है, किसका कोफिशिएंट है, एक्स पे पावर 2n माइनस r, ये चीज जो है किसका कोफिशिएंट है, एक्स पे पावर 2n माइनस r। अगर ए आर एक्स पे पावर r का कोफिशिएंट है तो a2 क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a3 क्या होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, a4 क्या होगा, एक्स पे पावर 4 का कोफिशिएंट, किसके एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन। अच्छा कोई बता सकता है
ए आर का वैल्यू इसके एक्सपेंशन में क्या होगा, ये हम कल बताए तुमको, लिखाए नोट्स में, तुमको याद है लिखाए थे नोट्स पे, कॉपी पलट के देखना। कोफिशिएंट ऑफ दो रिलेशन लिखाए थे, एक्स पे पावर आर इन 1 प्लस एक्स पे पावर एन कितना बताया थे, याद होगा नहीं याद होगा, पहले पढ़ो। हाँ एनसीआर एनसीआर सही है, एक्स पे पावर आर का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स पे पावर एन में बताया था एनसीआर, बताया कि नहीं बताया? Yes, sir. तो उसको पढ़ो, रिवाइज करो, तब तो याद होगा, सीखो कैसे। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर आर इन 1 माइनस एक्स पे पावर एन में क्या बताए थे, यही बताए थे, एक्स्ट्रा इस पे लग गया था कुछ, क्या यहां बताए थे -1 पे पावर आर इंटू एनसी, यही वाली चीज में लग जाता था खाली -1 पे पावर, बताया कि नहीं बताया? तो सोचो जब इसके एक्सपेंशन में x पे पावर r का कोफिशिएंट -1 पे पावर r इंटू एनसीआर है, तो कोई बता सकता है इसके एक्सपेंशन में x पे पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा? सब कुछ तो सेम ही होगा, n की जगह क्या हो जाएगा 2n -1। तो तुमको लग रहा है कि इसके एक्सपेंशन में x पे पावर r का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 पे पावर r 2n -1 cr हो जाएगा क्या? बोलो। तो देखो सवाल में क्या गिवन है, गिवन है ए आर बराबर क्या दिया हुआ है, ए आर क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर आर इन दिस मच, तो इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर आर क्या होगा बताओ, -1 पे पावर आर, एन की जगह क्या दिख रहा है 2n -1 और नीचे आ जाएगा, दिखा गया क्या इस फॉर्मूले से? जब इंडेक्स n है तो लिख रहे हैं nc का, ठीक है, इंडेक्स यहाँ 2n -1 है तो बस 2n -1 लिखा जाएगा इंडेक्स के लिए। अब कोई बताएगा ar -1 का वैल्यू क्या होगा, जब ar पता है तो ar -1 कैसे लिखाएगा, जहां जहां r दिख रहा है वहां r -1 है, अरे यही तो होगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -1 पे पावर r -1 हो जाएगा क्या, और बाकी पे तो यहाँ पे आ जाएगा 2n -1 cr -1 हो जाएगा क्या वो? अच्छा a 2n -r क्या हो जाएगा, -1 पे पावर r की जगह पे कितना लिखा जाएगा 2n -r, समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ जाएगा 2n -1 c 2n -r हो जाएगा क्या, बोलो बोलो बोलो। अच्छा अब सवाल देखते हैं क्या कहता है, एलएचएस पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। बड़ा पढ़ना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा काम। एलएचएस पार्ट देखो, ये सब बढ़िया सवाल है। एलएचएस देखो क्या बताओ, ए आर -1 है प्लस ए 2n -r है क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पे मैंने लिख दिया, अब सुनना पहले लिखना नहीं, छापना नहीं, यहाँ भी दो चार कर दोगे तुमको, 2n -1 cr -1 प्लस -1 पे पावर 2n -r इंटू 2n -1 c 2n -r होगा क्या ऐसा? अच्छा हमको कोई बता सकता है, क्या आपको लगता है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है? इक्वल है। इस दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, 2n -1 आएगा क्या, r -1 प्लस 2n -r करो, r -1 प्लस 2n -r करो, तो r कट गया, क्या 2n -1 आ रहा है क्या? तो इसका मतलब ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है तो ये रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट है, और सेलेक्टेड प्लस रिजेक्टेड क्या होता है, टोटल, यानी कि ये नंबर ऑफ एज ऑफ सिलेक्शन है तो ये नंबर ऑफ एज ऑफ क्या है, रिजेक्शन। और बताया था सिलेक्शन और रिजेक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो अरे समझ में आ रहा है आप लोग को बेटा?
तो आपको लगता है कि ये वाली वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगा, इससे, या ये वाली वैल्यू को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, दोनों वैल्यू जब बराबर है तो ये आइटम कॉमन आ जाएगा ना, यस समझ में आ रहा? यस जब दोनों वैल्यू बराबर है तो कॉमन आएगा ही नहीं आएगा। यस तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 पे पावर r-1। बड़ा सोच के बनाना है, ये सारा सवाल पूछा हुआ है, तुम देख लेना पुराने जमाने में IIT में पूछा हुआ सवाल ही। RD शर्मा में एग्जाम्पल में बढ़िया बढ़िया सवाल दिया, सब पुराना जमाना वाला डाल दिया, पूछा हुआ सवाल। अब देखो ये क्या आएगा, माइनस, कहोगे कि सर एग्जाम में आएगा ही सर, स्कूल एग्जाम में आएगा तो कोई नहीं बनाएगा, जैसे तुम नहीं बना रहे हो वैसे कोई नहीं बनाएगा। तो खाली किस एग्जाम में जो आएगा वही बताइए, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो यस सर बोलो, होगा ऐसा? यस सर क्या अब आपको लगता है कि यहाँ पे ये वाली चीज कॉमन आ जाएगा? प्लस -1 पे पावर 2n-1 CR-1, बोलो। अच्छा आपका रिजल्ट क्या लाना है? जीरो तो रिजल्ट 0 लाना है तो ये आपका अंधा को भी दिखेगा, ये सिलेक्शन आइटम है, सेलेक्टेड चीज कभी 0 नहीं होता, ये तो मार्केट में कभी भी 0 बनेगा नहीं, और ये इसके साथ गुना है तो इसको 100% 0 होना होगा, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो 0 इंटू लफड़ा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो यस तुमको लगता है कि कभी ये 0 बन पाएगा? यस सर, ये वाला बन जाएगा क्या? ये तो नहीं बनेगा, तो ये 0 नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये आइटम तो आपको 0 बनाना होगा एनी हाउ। यस अगर ये आइटम 0 है तो 0 गुना समथिंग 0। तो आपको लग रहा है कि ये दोनों बराबर है, दोनों 0 है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू मिल करके 0 तभी होगा जब ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे का अपोजिट साइन का होगा और वैल्यू वाइज इक्वल होगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव होना चाहिए, कैसे कर सकते हो, सोचो इसको। ऑड इतना तो करके दिखाओ हमको, यो तो करके दिखाओ, करो अपने कॉपी में दिखाओ ये वाली चीज 0, ये तो करके देखो, लग रहा है तुमसे हो पाएगा ये 0? अगर ये 0 बना पाते हो तो सही, चेक करो क्या 0 हो रहा है, आप अपने कॉपी में करो, सब लोग करो, टाइम दे रहे हैं तुमको। कोशिश करो 0 हो रहा है नहीं हो रहा, दिखता भी नहीं चलेगा भाई, नहीं पता है ना, ऑनलाइन में बहुत मजा भी गया। अभी तुम लोग का हिस्सा वाला क्लास नहीं है क्या? है सर तो फिर कैसे बोल रहे हैं बच्चों? आज कौन दिन है? शुक्रवार। आया हो? नहीं आया? आज तो बढ़िया। और डिवीजन करके, ठीक है, और डिवीजन करके आएगा। सब तो वही बोलेगा। आया आप लोग का? चलो देखो हम बना देते हैं, देखो इसको 0 बनाना है, ठीक है, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आगे नहीं बढ़ा रहे, इसको धोएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो यह है बेटा
-1 पे पावर r माइनस 1 और प्लस है -1 पे पावर 2n माइनस r। अच्छा, क्या इसको कोई -1 पे पावर r इंटू -1 पे पावर -1 लिख सकता है क्या? यस सर। कि इसमें भी परेशानी है? अच्छा, कोई इसको -1 पे पावर 2n इंटू -1 पे पावर -r लिख सकता है क्या? कि इसमें तकलीफ है किसी को तकलीफ है क्या? अच्छा, अभी तो आपका अंदर को भी दिखेगा -1 पे पावर -1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है, हम दिखा देते हैं। -1 पे पावर r डिवाइडेड बाई -1 पे पावर 1 लिखा। अब चमक रहा है? अच्छा, ये -1 पे पावर 2n हमेशा किस शक्ल का आइटम होगा? इवन होगा। अब कहेगा कोई n नेचुरल होगा तब ना, तो n तो नेचुरल ही होता है। बाइनोमियल थ्योरम में आप जो पढ़ रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो n नेचुरल है, तो n जब नेचुरल है तो 2n इवन होगा। अब -1 को इवन बार गुना करेंगे तो +1 होगा, तो ये आइटम तो +1 हो गया। और इसको उचका के नीचे लिख लोगे तो -1 पे पावर r हो जाएगा। बोलो सही है? अब देखो तो पूरा चमकेगा। अब ये हो गया -1 पे पावर r। अब -1 पे पावर -1 क्या होता है? -1, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 1 बटा -1 पे पावर r। यहां तक कोई दिक्कत? सही है? अच्छा 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 अच्छा, इसको हम यहाँ पे 1 यहाँ पे माइनस लगा दे तो कोई दिक्कत है क्या? अब एलसीएम कितना आ जाएगा? -1 पे पावर r। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या कर देगा? प्लस। अरे ये दोनों होके मल्टीप्लाई होके -1 पे 2r कर देगा। यस सर। अच्छा, और ये 1 into 1 1 रहेगा, और ये माइनस यहाँ आएगा क्या? यस। और -1 पे पावर r -1 पे पावर r -1 पे पावर 2r हुआ क्या? यस सर। 2r तो हमेशा इवन होगा क्या? यस सर। तो इसका मतलब हो गया 1 -1 पे 2r हमेशा 1 आएगा क्या? यस सर। और डिवाइडेड बाई -1 पे पावर आया। समझ में आ रहा है क्या? सब तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। 1 घटा 1 0, 0 बाई एनी लफड़ा क्या होता है? हो गया क्या? तोड़ तोड़ के लिख लो, एक एक स्टेप लिख लो, क्या दिक्कत है इसमें? ये किसको नहीं आता है जोड़ घटाओ इतना? अरे 11th में आ गया, 11th में आ गया, 12th में जाएगा 1 महीना के बाद। अभी कोरोना नहीं रहता तो एग्जाम होता है 5 दिन के बाद। नंबर तो स्कूल में आ ही जाएगा, ऑनलाइन होगा सब, 80 में 80 यही आएगा। बाबूजी भी खुश। आकाश समझा बेटा? पक्का? तुम क्लास के बाद रुकना थोड़ा सा, ठीक है? टेंशन में आ गया क्या? घर में प्रैक्टिस करो, सीख हो जाएगा, चिंता नहीं करो। और हमसे छुपाओ नहीं कुछ, हमको बताया करो कि सर हमको यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है। एकदम हमसे नहीं छुपाओ, हमसे छुपाओगे दिक्कत है। हाँ बोलो सर 2n माइनस r है क्या वहाँ पे? कहाँ बेटा? पहला इक्वेशन ये उसके ऊपर। ये हाँ हाँ, चलो ठीक है, अगला सवाल लिखो। लिखो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 5। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 5। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 5 इन x पे पावर 5 इन 1 प्लस x पे पावर 21 जोड़ मतलब एडिशन। यस सर। कितना अंग्रेजी वाला हो गया? 1 प्लस x पे पावर 22 प्लस 1 प्लस डॉट 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 1 प्लस x पे पावर 30
21 पहला पे पावर, 22 दूसरा पे, 23 तीसरा पे और लास्ट पे 30। अब देखो ये नहीं बनता है अगर बहुत सारे बच्चे से तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज तुमको दिख रहा है क्या है? एपी है कि जीपी है? जीपी है सर। जीपी जो पढ़ा है उससे बन जाएगा और जो जीपी नहीं पढ़ा है उससे नहीं बन सकता है, दिक्कत है। ये तुमको प्रोग्रेशन लग रहा है जीपी है? जीपी कैसे पहचानते हैं? तो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करते हैं, रेशियो से मिलता है। तो लग रहा है अच्छा, इस एक टर्म और लिख देता तो ठीक है, लिखा बताइए। अब दिख रहा है, चमक रहा है? देखो 1 प्लस एक्स पे पावर 22 बाई 1 प्लस एक्स पे पावर 21 कितना दिख रहा है? 1 प्लस एक्स दिख रहा है? अच्छा 1 प्लस एक्स पे पावर 23 बाई 1 प्लस एक्स पे पावर 22 क्या दिख रहा है? 1 प्लस एक्स दिख रहा है, समझ में आ रहा? तो ये जीपी है ना, और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 1 प्लस एक्स आ रहा है। तो यहाँ जीपी बन रहा है जिसका कॉमन रेशियो आ रहा है 1 प्लस एक्स, और फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है? 1 प्लस एक्स पे पावर 21। सोचो है कि नहीं? अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स को जोड़ा गया है? 21 से 30 आने में नंबर ऑफ टर्म्स, n का वैल्यू क्या होगा? 10। अब जीपी का कोई फार्मूला पता है ना? नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो n टर्म का जीपी का फार्मूला पता है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी बताया हुआ है आपको। कोई बताएगा क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी? बताओ बारे बेटा, फार्मूला नहीं बता रहा। हाँ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है? तुम बताओ तनिष्क। इधर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। बहुत गलत बात है, नहीं पता है, एकदम ऐसे चलेगा जी बेटा। तुम रीति बताओ। a into 1 minus r to the power n और whole to the power r upon power r। भूल गई तो भुला जाती हो। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी होता है a r पे पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी होता है ना? a r पे पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। a होता है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशियो है ना, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो तुमको सब कुछ लिखा हुआ है। जीपी का r क्या है? 1 प्लस एक्स, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 प्लस एक्स पे पावर 21, n कितना है? 10। तो क्या आपको लगता है ये वाली जो सम है ये इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा? a दैट इज 1 प्लस एक्स पे पावर 21। अब फार्मूला लिख दिया मैंने, अब तो समझ में आएगा। इनटू r, r की जगह पे क्या दिख रहा है बताओ? r की जगह दिख रहा है 1 प्लस एक्स पे पावर n, n की जगह क्या लिखा है मैंने? 10 घटाओ a और डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 1 प्लस एक्स माइनस 1। सही है क्या? अच्छा ये 1 और 1 कट जाएगा क्या? अच्छा ये 1 प्लस एक्स पे पावर 21 और 10 31 आएगा क्या? बोलो। अच्छा अब माइनस 1 प्लस एक्स पे पावर 21 आएगा क्या? अब होल डिवाइडेड बाई एक्स आएगा क्या? बोलो। अच्छा यहाँ पे 1 प्लस एक्स पे पावर 31 आएगा क्या? और डिवाइडेड बाई एक्स, और माइनस 1 प्लस एक्स पे पावर 21 बाई एक्स आएगा क्या? बताओ। हमको क्वेश्चन पूछा है x पे पावर 5 का मूल्य। अच्छा ये बताओ, हमको ये बताओ अगर इसको बाइनोमियल से तुम एक्सपेंड करोगे तो x का मैक्सिमम कितना पावर मिलेगा इसमें? 31 जो पावर होता है आप एक्सपेंशन करते हैं ना 1 प्लस एक्स की पावर nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर डॉट 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 ncn x पे पावर x का पावर बढ़ते जाता है और लास्ट कहां पे करता है x का पावर n पे। तो 1 प्लस x पे पावर 31 को जब एक्सपेंड करेंगे तो मैक्सिमम x का पावर 31 आएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो मैक्सिमम x का 21 पावर आएगा। आपको x पे पावर 5 चाहिए तो इसका मतलब इसमें भी x पे पावर 5 वाला टर्म दिखेगा। जब इसमें x पे पावर 31 वाला दिख रहा है तो x पे पावर 5 वाला कहीं ना कहीं तो दिखेगा। और जब इसमें x पे पावर 21 दिख रहा है
तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं x पे पावर 5 दिखेगा। अच्छा, हमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 5 इन 1 प्लस x पे पावर 31 बाई x माइनस 1 प्लस x पे पावर 21 बाई x। ये भी चीज हमने बताया है आपको 1 प्लस x पे पावर n में x पे पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है, NCR। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि 1 प्लस x पे पावर n है ना। अच्छा ये बताओ x पे पावर 5 किस में चाहिए, सिर्फ इस बाइनोमियल में चाहिए या पूरे में चाहिए? पूरे में चाहिए ना। x पे पावर 5 इन पूरे डिवीजन के साथ, इसमें भी चाहिए x पे पावर 5 और इस टर्म में भी x पे पावर 5, इस पूरे में x पे पावर 5 चाहिए और इस पूरे में भी x पे पावर 5 चाहिए। इसमें जो x पे पावर 5 का टर्म आएगा कोफिशिएंट o और इसमें जो x पे पावर 5 का कोफिशिएंट आएगा, दोनों कोफिशिएंट क्या होगा, घटेगा, बीच में माइनस से। समझ में आ रहा है क्या बोलो? बोलो। तो बताओ इस पूरे में x पे पावर 5 चाहिए तो सिर्फ इस बाइनोमियल में कितना चाहिए, ये बताया है हम तुमको पीछे क्लास। देखो नीचे x दिख रहा है, इसमें कौन सा टर्म को x से डिवाइड करेंगे तो x पे पावर 5 आएगा, इसका x पे पावर 6 वाली टर्म को x से डिवाइड करेंगे तो x पे पावर 5 आएगा क्या? इसका मतलब इस पूरे में x पे पावर 5 लिखने का मतलब है कि इस बाइनोमियल में x पे पावर क्या चाहिए, 6। समझ में आया क्या? ये बताया ना पीछे से। अच्छा यहाँ भी नीचे x है, x पे पावर 5 चाहिए तो यहाँ भी x पे पावर 6, क्योंकि इसका x पे पावर 6 बटा x आके क्या कर देगा, x पे पावर 5। तो बताओ इसमें x पे पावर 6 चाहिए तो 1 प्लस x पे पावर 31 में x पे पावर 6 क्या आएगा, 31c6 आएगा क्या बोलो? और घटाओ यहाँ कितना होगा, 21c6 होगा क्या, या कैंसिल हो जाएगा। सब अच्छा सवाल है, हर एक स्टेप में सोच के बनाना है। तो तुमको लगता है कि ये जो 2-4 सवाल बनाते उसे सीख जाओगे, बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है। हर एक स्टेप में सोच के हम बना रहे हैं कि नहीं, हम बता रहे हैं ना सोच, तुमको हम सब जगह बता रहे हैं कि करके सोचना है। तो ये तुमको लगता है कि अभी तो तुम समझ गया, लेकिन तुम समझा है तो ऐसा थोड़ी कि तुम हमेशा के लिए याद रखोगे, नहीं, इस तरह का तुमको 10 सवाल बनाना पड़ेगा जाके, तब जाके तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। अब तुम आया बोलते हुए आया, अब पढ़ के गया बोलते हुए कॉपी किताब रख के सूत गया, तो नहीं होगा। इससे इस तरह से पढ़ाई नहीं होगा, आप नहीं सीख पाएंगे और इस भीड़ में बहुत पीछे हो जाइएगा। मेहनत नहीं कर रहे हैं आप लोग, फार्मूला भुला जाते हैं, पीछे वाला सारा फार्मूला भुला गया आप लोग। और एग्जाम्पल में बढ़िया सवाल है इसका, बहुत अच्छा सवाल है, और खासकर लेवल 2 का तो सारा सवाल अच्छा है। ये सब सवाल जो है ना आप समझो बढ़िया है, बेसिक है, बहुत फंडामेंटल सवाल है। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट तो हम बता भी नहीं रहे आपको, हम आपको बेसिक पे ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ पे हम चले जा रहे हैं। करोगे? बोलो, लग रहा है तुमको बनाने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, बताओ। अच्छा एक जल्दी सा छोटा सा सवाल करके दिखाओ। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4 इन कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4। ये भी सवाल देखो, ये तुम्हारे जो है ना 2013 एकदम डिट्टो, ये सवाल तो नहीं बोल सकते हो, एकदम इसी पैटर्न का हमको लगता है ये सवाल नहीं था, 2013 में इसमें आया सवाल। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब पे पावर 11। अभी देखो ये लग रहा है तुमको ये जीपी है, यस सर, क्या टर्म का, 4 टर्म। लेकिन जब जीपी से बनाओगे तो तुम फंस जाओगे, जीपी से बनाओगे तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि कोई चीज मैंने बताया नहीं आपको। एक होता है 1 माइनस x पे पावर n
माइनस ए 1 माइनस एक्स पे पावर n, ठीक है ना, माइनस ए। इसके एक्सपेंशन में क्या होता है ना, एक्स पे पावर r का कोफिशिएंट होता है n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी आर माइनस 1। वो अभी हमने पढ़ाया नहीं आप, तो उस हिसाब से बनाइएगा तब फंस जाइएगा। तो इसको आप थोड़ा दूसरे तरीके से कीजिए, ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक्स पे पावर 4 ये 1 प्लस एक्स बन जाएगा क्या, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेगा तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा क्या, बताइए। और होल पे पावर 11 दिख रहा है आपको, बताइए। ये ज़्यादा बेटर आपके लिए। एक्स पे पावर 4 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पे पावर 11 दिख रहा है क्या, यस बोलिए। ये आराम से आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। एक्स पे पावर 4 1 प्लस एक्स पे पावर 11 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 11 होगा क्या। अभी आपको लगता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, अरे दो टर्म है, इंडेक्स ही कर है, ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा सोचो, हमको एक्स पे पावर 4 का कोफिशिएंट लिखाना है, तो क्या इसका हर एक टर्म को पूरा टर्म पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत है क्या, क्योंकि आप ये जान लो 1 प्लस एक्स पे पावर n का जब मैं एक्सपेंशन करता हूं तो x का पावर हर एक टर्म में बढ़ते जाता है। तो यहां भी x का हर एक पावर बढ़ते जाएगा, यहां भी x का हर एक पावर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यहां भी x का हर एक पावर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन हाँ एक खास बात क्या है, इसमें x का ऑड इवन दोनों पावर आएगा, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का एक पावर x स्क्वायर आएगा, दो पावर x पे पावर 4 करेगा, है ना, 3 करेंगे x स्क्वायर तो 6 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लिए क्या बेटा आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्या आपको लगता है कि इसको एक्सपेंड करने में हर एक में x पे इवन पावर आएगा, और हमको x पे पावर 4 से मतलब है, तो x पे पावर 4 से मतलब अगर सोचो इसका x पे पावर 5, इसका कोई टर्म से x पे पावर 4 बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। कैसे बनाएगा, क्योंकि यहां भी x का पावर बढ़ रहा है, यहां भी x का पावर बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। तो अगर इसका x पे पावर 4 लेना होगा तो इसका x पे पावर 4 से कम वाला टर्म लेंगे, मतलब मान लेते हैं यहाँ x क्यों लेते हैं, तो इसका x वाला लेंगे तभी तो मल्टीप्लाई होकर x पे पावर 4 करेगा। लिख देते हैं उतना समझाने से अच्छा लिख देते हैं। x पे पावर 4 इसको एक्सपेंड किया, क्या आएगा 11c0 11c1x 11c2x स्क्वायर 11c3x क्यूब प्लस 11c4x पे पावर 4। अब हमको x पे पावर 5 वाली टर्म नहीं लिखना है, क्योंकि मेरे को x पे पावर 4 का ही कोफिशिएंट चाहिए, तो x पे पावर 5 वाली टर्म क्यों लिखेंगे, वो तो बेकार है ना। तो प्लस डॉट 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 11c11 x पे पावर 11 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, गुना ये क्या आएगा बताओ, 11c0 11c1 x स्क्वायर आएगा क्या, 11c2 x पे पावर 4 होगा क्या बताओ, 11c3 x पे पावर 6 होगा क्या। हमको x पे पावर 4 चाहिए, तो x पे पावर 6 लिख के क्या फायदा, हमको x पे पावर 4 चाहिए तो फिर x पे पावर 6 लिखने से क्या फायदा है बताओ, क्योंकि इसका x पे पावर 6 इसका कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई करके x पे पावर 6 दे दे, तो x पे पावर 4 तो कम चाहिए ना, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हटाओ। अब तुमको क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, सबको थोड़ी मल्टीप्लाई करना। तुम सोचो x पे पावर 4 बनाना, तो कैसे बनाओगे, x पे पावर 4 कैसे बनाएंगे, दो एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ये एक एक्सप्रेशन ये, तो x पे पावर 4 कैसे बना सकते हैं, पहला से x पे पावर 0 और दूसरा से x पे पावर 4, पहला से x पे पावर 1 दूसरा से x पे पावर 3, यही तो बना सकते हैं। दूसरा से x पे पावर 2 तीसरा से दूसरा से x पे पावर 2, और कोई ऑप्शन, उलट के भी तो होगा, उलट के भी तो होगा, ये तो सीधा सीधा क्या, उलट के क्या होगा, पहला से x पे पावर 0 उलट के 4, ठीक है, पहला से x पे पावर 4 और x पे पावर 0, ऐसे भी तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका x पे पावर 0 इसका पहला और इसका चौथा वाला टर्म देगा, समझ में आ रहा है। अच्छा और क्या हो सकता है, x पे पावर 3 x पे पावर 1, बोलो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे देगा क्या बताओ, और तो कुछ नहीं, यानी कि टोटल कितना पॉसिबिलिटी है 6। लेकिन अब देखो
इसमें से ये पॉसिबिलिटी बेकार हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दूसरा में कहीं भी x पे ऑड पावर है नहीं, दूसरा में हमेशा इवन पावर आ रहा, तो दूसरा में इवन पावर यहाँ आ रहा, दूसरा में इवन पावर यहाँ आ रहा, तो ये दो काम करेगा। और यहाँ पे ये वाली फिर बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरा का ऑड पावर आ रहा है, ये दूसरा का है, ये यहाँ पहला वाला है, ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन का, यहाँ ये दूसरा है, ये पहला वाला है। नहीं समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यू, दूसरा में एक्स क्यू तो आ ही नहीं रहा है, दूसरा में x4 आएगा, x स्क्वायर आएगा, देखो है कि नहीं? तो टोटल 4 टर्म से काम चलेगा क्या? 4 टर्म क्या हुआ बताओ? पहला का x पे पावर 0, दैट मींस 11c0 कोफिशिएंट चाहिए, तो इसका x पे पावर 4, इसका x पे पावर 4 कौन है? 11c होगा क्या बताओ? अरे भैया 11c0 x पे पावर 4 कौन दे रहा है? 11c। कोफिशिएंट से तो मतलब है, तो कोफिशिएंट लिखेंगे ना, 11c0 into 11c2 x पे पावर 4, x पे पावर 4 थोड़ी लिखना, कोफिशिएंट लिखना। अच्छा प्लस इसका x स्क्वायर, तो पहला का x स्क्वायर वाला और दूसरा का भी x स्क्वायर वाला, ये वाला 11c2 into 11c1 होगा क्या? खत्म नहीं हुआ है अभी, अब उल्टा आ जाओ, दूसरा का x पे पावर 4 वाला, पहला का x पे पावर 0 वाला। अच्छा ये कर दिया तो क्या? वही कर दिया नहीं सर, पलटा के तो वही लिखी डायरेक्ट पलटाएगा ना, क्या होगा? पलटाएगा ना, पलटाएगा तो करो, तो पलटाएगा, वही तो किए हैं। सो C0 C2 ले लिए 11C2 C1। अच्छा ये ऐसे छोड़ना, ये इससे गुना हो गया। अच्छा ये x वाला तो देगा नहीं, ठीक है, ये x स्क्वायर गुना कर दिए क्या? कर दिए। अच्छा हाँ, इसका 11c0, इसका x पे पावर 4 वाला, 11c0 x पे पावर 4 वाला, वही तो ठीक तो था। 11c0 11c4 इसका x स्क्वायर वाला, इसका x स्क्वायर वाला, अरे देगा तो ये दो बार आएगा क्या? हाँ इसका देखो, इसका x पे पावर 0, इसका x पे पावर 4, इसका x क्यों वाला है नहीं, इसका x स्क्वायर, इसका x स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अच्छा फिर क्या आएगा बताओ? इसका 11c0 x पे पावर 4 वाला दिया, यहाँ पे फिर क्या देगा? x पे पावर 4 इससे दिया, और ये x स्क्वायर गुना होगा, दो बार गुना होगा क्या ये? एक बार तो आ गया ना बेटा, रिपीट होगा इसी तो। हाँ सर, रिपीट होगा नहीं होगा, रिपीट होगा क्या? रिपीट होगा बेटा? रिपीट नहीं होगा, ठीक है, आ गया, वो तो आ गया ना, ये तो काउंट कर लिए थे ना, इसका स्क्वायर काउंट हो गया ना, ये देखो ये दो बार काउंट हो रहा है, ये दो बार ना काउंट हो रहा है, तो दो बार काउंट नहीं करना, हो गया, ये आंसर है। ये प्लस ये सॉल्व कर लोगे क्या? इसका वैल्यू क्या होगा? 11c0 का वैल्यू 1, 11c2 का वैल्यू कितना? 55, 11c2 का वैल्यू 55, 11c1 1 और 11c0 1, 11c4 कितना? 11c4 बताओ? 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8, अब आई 24, है ना? अरे ये तो 330 सर, 330 जोड़ लो, कितना आना बोलो? ये 55 और ये 55 110 440 हैं? 440 अच्छा ये 11 होगा, सॉरी ये 55 और 550 और 55 550 990 सब टोटल जोड़ दिया। हाँ तो 990, देखो कितना फास्ट कैलकुलेट कर 900, हाँ सही। ये देखो ये दो बार आ गया था ना बेटा, दो बार काउंट, ठीक है। आप पूरा कंप्लीट करो इसको, अब अगली क्लास खत्म करो। आज हार्ड लगा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा मेहनत करो, समझना है। तुम तक नहीं पढ़ रही, फॉर्मूला नहीं बता रही है, वेरी बैड, दिमाग क्यों चल गया इसका? ऐसे थोड़ी होता है। तुम मिलेगा आपका सुनाओ।
ट्रैक में आ जाएगा ना।